सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए, जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए अपनी जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट है वहाँ पर, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, फिर बात करेंगे। सबको गुड इवनिंग। एक बार लिंक शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे ताकि जिसको आना होगा वो आ जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्री बाय मनोज सर में। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। और लाइक तो बनता है, एक लाइक तो बनता है, तो लाइक भी कर दीजिए। फिर हम स्टार्ट करेंगे। जल्दी से लिंक शेयर कर दिया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मेरिनो कहाँ की नस्ल है? मेरिनो कहाँ की नस्ल है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी पाकिस्तान। अब देखो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यहाँ पर स्पेन है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नहीं है, स्पेन है यहाँ पर। और मैं सीधा सा बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। तो इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। जो मेरिनो है वो कहाँ की नस्ल है? मेरिनो स्पेन की नस्ल है। मेरिनो एक स्पेन की नस्ल है और इसकी जो ऊन होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। और इसका जो ऊन उत्पादन होता है वो एक साल में लगभग 7 से 9 किलोग्राम तक होता है। एक साल में 7 से 9 किलोग्राम तक यह ऊन देती है। अगर राजस्थान की मेरिनो पूछ ले आपसे कौन सी नस्ल है, तो जो राजस्थान की चोकला नस्ल है भेड़ की, वो राजस्थान की मेरिनो मानी जाती है। और ये मेरिनो, ये वाली मेरिनो है, ये भी भेड़ की नस्ल है। अगला सवाल है हमारा, गाय के दूध में वसा की औसतन मात्रा कितनी होती है? चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से। गाय के दूध में औसतन वसा की मात्रा, ऑप्शन ए 3.5%, ऑप्शन बी 2.5%, ऑप्शन सी 4.5% और ऑप्शन डी 6.5%। जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए गाय के दूध में औसत वसा की कितनी मात्रा होगी, ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताइए। जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। गाय के दूध में औसत वसा की कितनी मात्रा होगी? 4.5% मात्रा पाई जाती है। और भैंस के दूध में लगभग 7% मात्रा पाई जाती है। अगला सवाल है हमारा, थारपारकर कौन से पशु की नस्ल है? थारपारकर कौन से पशु की नस्ल है? ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी गाय और ऑप्शन डी घोड़ा। ए, बी, सी, डी, थारपारकर कौन से पशु की है? जिसने सी जवाब दिया है गाय, बिल्कुल सही जवाब है। जो थारपारकर नस्ल है वो किसकी है? थारपारकर नस्ल गाय की मानी जाती है। और गाय की जो भारवाही नस्ल है उसकी, द्विप्रयोजनी नस्ल है उसकी मानी जाती है। और देखो ये जो गाय की नस्लें हैं, गाय की नस्लें 3 प्रकार से हैं। वैसे तो 4 है लेकिन 3 मेन है। कौन कौन सी है? एक तो दूध देने वाली होती है, एक होती है द्विप्रयोजनी जो दूध भी अच्छा दे देती है और कृषि कार्य भी ठीक कर लेती है, और तीसरी होती है भारवाही जो सिर्फ दूध देने का काम नहीं करती है, दूध कम देती है लेकिन वो काम अच्छा कर लेती है, भार या बोझा अच्छा ढो सकती है। तो ये 3 प्रकार की होती है और एक होती है विदेशी नस्ल। तो अगर इसके संबंध में आपको एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन चाहिए और ट्रिक वाइज इसको अगर आप समझना चाहते हो तो आप इस क्लास को अटेंड करने के बाद में इंपीरियल एग्रो क्लासेस सर्च करना और प्ले लिस्ट में जाना एनिमल साइंस में। वहाँ पर आपको अच्छे से इस चीज़ को मैंने समझाया है। वो हमारा दूसरा चैनल है, तो वहाँ पर जाकर आप इसको समझ सकते हो। देखो इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अगर आपको याद करना है कि जो गाय की दुधारू नस्लें हैं तो उसका कैसे याद करोगे? गाय की दुधारू नस्लें होती हैं, उसका ट्रिक है सीधा सा, सीसा गिरा देव रूठा। सुनना है, सीसा गिरा देव रूठा। तो अब सीसा में जो सी है, सी से हो जाएगा सिंधी, सा से हो जाएगा साहिवाल, फिर देव से हो जाएगा देवनी और राठी से हो जाएगा राठी और गिरा से हो जाएगा गिर। ठीक है, तो ऐसी ट्रिक समझा रखी है, ये मैंने बोलने से ऐसे ही बताई है। अगर आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देखोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गाय। अगला सवाल है हमारा, केले में प्रवर्धन की सबसे प्रचलित विधि है। केले में प्रवर्धन की सबसे प्रचलित विधि बतानी है आपको। बताइए जल्दी से। बीज द्वारा, गुट्टी द्वारा, कलिकाएं द्वारा या शॉर्ट सकर्स द्वारा? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी या डी?
केले में प्रवर्धन की सबसे प्रचलित विधि है? बीज द्वारा, गुट्टी द्वारा, कलिकाएं द्वारा या शॉर्ट सकर्स? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन डी वाला शॉर्ट सकर्स बिल्कुल सही जवाब है। जो केले में प्रवर्धन होता है वो क्या होता है? शॉर्ट सकर्स द्वारा होता है। और केला पेड़ नहीं होता है। लोग मानते हैं कि केले का पेड़ होता है, लेकिन केले का पेड़ नहीं होता है। केला एक प्रकार की शाख होती है और उसमें लकड़ी नहीं पाई जाती है केले के पेड़ में, तो ध्यान रखिएगा। और केला अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फल देता है। अगला सवाल है हमारा, बहुगुणिता किसमें पाई जाती है? बहुगुणिता या बहुभूर्णता भी बोलते हैं इसको, बहुगुणिता या बहुभूर्णता। तो बहुभूर्णता क्या होती है ये भी समझाऊंगा आपको। ऑप्शन ए है केले में, ऑप्शन बी जामुन में, ऑप्शन सी नींबू में और ऑप्शन डी पपीता में। तो बहुभूर्णिता किसमें पाई जाती है बताना है आपको, बहुभूर्णिता या बहुगुणिता। जिसने सी वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो बहुभूर्णिता या बहुगुणिता होती है वो नींबू में पाई जाती है या नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उसमें पाई जाती है। अब देखो क्या होता है बहुगुणिता। बहुगुणिता या बहुभूर्णता का मतलब होता है एक ही बीज से अनेक पौधे बनना। एक ही बीज से दो या दो से अधिक, अनेक तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक बीज से जब 3 या 4 पौधे बनते हैं, एक ही जगह से निकलते हैं, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? वो स्थिति कहलाती है बहुगुणिता। और ये पाई जाती है नींबू में, और इसके अलावा 1-2 क्रॉप है उसमें भी पाई जाती है। अगला सवाल है हमारा, गन्ने के बीज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आंखें, ऑप्शन बी टुकड़े, ऑप्शन सी पेड़ी और ऑप्शन डी जड़। बताइए जल्दी से, गन्ने के बीज को हम क्या कहेंगे? गन्ने के बीज को क्या कहते हैं? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला टुकड़े बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो गन्ने के बीज होते हैं वो क्या होते हैं? टुकड़े कहलाते हैं। और लंबे लंबे जो गन्ना होता है उसका जो ऊपर वाला भाग होता है, 3 ऊपर वाले जो सेगमेंट या पार्ट होते हैं उनको ही वापस बोया जाता है, फिर उससे नया गन्ना बनता है। अगला सवाल है हमारा, सोयाबीन में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन ए 30 से 32%, ऑप्शन बी 38 से 41%, ऑप्शन सी 48 से 50% और ऑप्शन डी 58 से 62%। बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके क्या होगा इसका सही जवाब, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? जिसने सही जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है? 38 से 41%। अगला सवाल है 2,4-D किसके काम आता है बताना है आपको। 2,4-D किसके काम आता है? ऑप्शन ए खरपतवार नष्ट करने में, ऑप्शन बी कीट नष्ट करने में, और 2 ऑप्शन है, 2 में से बता दीजिए। तो 2 ऑप्शन है, ए और बी, बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला खरपतवार नष्ट करने के लिए, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो 2,4-D होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? उसका उपयोग किया जाता है खरपतवार को नष्ट करने के लिए। अगला सवाल है हमारा, यूरिया है, ऑप्शन आपका पहला है कार्बनिक खाद, अकार्बनिक खाद, सांद्र कार्बनिक खाद या स्थूल कार्बनिक खाद। यूरिया बताना है आपको क्या है। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए यूरिया क्या है। जिसने ऑप्शन ए वाला दिया है कार्बनिक खाद, बिल्कुल सही जवाब है आपका। यूरिया क्या है? यूरिया एक कार्बनिक खाद है। अगला सवाल है, आम्रपाली कौन से फल की किस्म है? आम्रपाली कौन से फल की किस्म है? ऑप्शन ए नींबू की, ऑप्शन बी आम की, ऑप्शन सी अंगूर की और ऑप्शन डी केले की। बताइए जल्दी से, आम्रपाली किसकी किस्म है? आम की, नींबू की, अंगूर की या केले की? जल्दी से बताइए। जिसने जवाब दिया है आम की, ऑप्शन बी वाला, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो आम्रपाली किस्म होती है वो किसकी होती है? आम्रपाली किस्म आम की मानी जाती है। आम्रपाली किस्म किसकी मानी जाती है? आम की मानी जाती है। ठीक है, और अब मैं बता देता हूँ, आप अभी जो क्लास ले रहे हो वो ले रहे हो एग्री बाई मनोज सर चैनल पर। इनका एक और चैनल है जिनका नाम है इम्पीरियल एग्रो क्लासेस। क्या नाम है? इम्पीरियल एग्रो क्लासेस नाम है। और वहाँ पर शाम को 8:30 बजे जीव विज्ञान की क्लास लगती है, और जो सुबह जो क्लास लगती है वो 11 बजे एग्रीकल्चर की लगती है। और ये देखो, ये एक पिक्चर शो हो रही है यहाँ पर, ये क्लास लगेगी 27 तारीख को, सही शाम को 8:30 बजे। केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है,
इसमें आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना है। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ही इसमें फिर आगे आपकी जो क्लास होगी केमिस्ट्री की भी लगाना शुरू कर देंगे। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो आपकी कंटिन्यू क्लासेस फिर केमिस्ट्री की भी लगेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आना है। आपको कुछ नहीं करना, इस क्लास को अटेंड करने के बाद में इस क्लास आपको इंपीरियल एग्रो सर्च करना है, या फिर यहाँ इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ से इंपीरियल एग्रो क्लासेस का लिंक ओके करना, या फिर आप इंपीरियल एग्रो क्लासेस सर्च करोगे तो आपको इस प्रकार का लोगो दिख जाएगा। फिर उसके बाद में वहाँ पर आपको उस क्लास का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ओके कर लेना और बेल आइकन दबा देना। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उसका वो शेयर करना उसको, उस क्लास को। वो क्लास 27 तारीख को होगी, ठीक है। तो अगली जो हमारी क्वेश्चन है वो है आरएमओ 40 किसकी किस्म है। आरएमओ 40 किसकी किस्म है? उड़द की है, सरसों की है, चना की है या मोठ की है? ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी। जिसने डी ऑप्शन दिया है मोठ, बिल्कुल सही जवाब है। जो आरएमओ 40 किस्म है वो किसकी है? वो मोठ की किस्म है। आरएमओ 40 मोठ की किस्म मानी जाती है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? मुख्य पोषक तत्व पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी पोटास, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी गंधक। तो मुख्य पोषक तत्व बताना है आपको कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। जिसने बी वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो मुख्य पोषक तत्व होता है वो कौन सा होता है? पोटास। इसके अलावा दो और मुख्य पोषक तत्व होते हैं, वो होते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस, और बाकी जो सारे होते हैं वो गौण पोषक तत्व होते हैं या द्वितीय पोषक तत्व भी इनको कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से दीर्घकालीन आवश्यक पोषक तत्व है। दीर्घकालीन आवश्यक पोषक तत्व का मतलब है जिसकी लंबे समय तक आवश्यकता पड़ती है, वो पोषक तत्व बताना है आपको। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी डीएपी, डीएपी को बोलते हैं डाई अमोनियम फास्फेट, और तीसरा है पोटास और चौथा है कैल्शियम। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके। जिसने सी जवाब दिया है पोटास, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो दीर्घकालीन पोषक तत्व होता है वो होता है पोटास। अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बताइए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और टोंक। ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जिसने जवाब दिया है जोधपुर वाला, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है वो है जोधपुर में। राजस्थान में कुल कितने शस्य जलवायु खंड हैं? बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान में कुल कितने शस्य जलवायु खंड हैं? 15, 20, 10 या 25? ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका सही जवाब? क्या दे पाएंगे आप? जिसने जवाब दिया है सी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। जो राजस्थान में कुल कृषि शस्य जलवायु खंड है उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 10। अगला सवाल है हमारा, भारत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बतानी है आपको। ऑप्शन ए 280 ग्राम, ऑप्शन बी 210 ग्राम, ऑप्शन सी 227 ग्राम और ऑप्शन डी 250 ग्राम। बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का, भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी होगी? जिसने ऑप्शन सी दिया है 227 ग्राम, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता है वो है 227 ग्राम। अगला सवाल है, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा फैलता है? पशुओं में एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए फफूंद, ऑप्शन बी पोषक तत्व की कमी से, ऑप्शन सी बैक्टीरिया से और डी वायरस से। बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? क्वेश्चन नंबर 17 है, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग किससे फैलता है? जो एंथ्रेक्स रोग फैलता है वो फैलता है ऑप्शन सी वाला बैक्टीरिया, बिल्कुल सही जवाब है। और इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस, जीवाणु से फैलता है ये, और ये पशुओं का एक घातक रोग है। अगला सवाल है, छोटी पर्ण रोग, इस रोग को हम छोटी पत्ती रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी पत्ती रोग भी बोलते हैं, और ये लिटिल लीफ के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। इस किसकी कमी से फैलता है?
पूछा गया है किसकी कमी से फैलता है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी लोहा, सी तांबा और डी मैग्नीशियम। जो छोटी पत्ती रोग होता है वो किससे फैलता है? जिसने जवाब दिया है तांबा, जिसने जवाब दिया है तांबा जल्दी से बताइए। गलत है तांबे वाला का, जिसने तांबा जवाब दिया है गलत है। जो छोटी पत्ती लिटिल लीफ होता है वो जस्ते की कमी से होता है। जो छोटी पत्ती या लिटिल लीफ रोग होता है वो जस्ते की कमी से होता है। और जो तांबे से जो रोग होता है वो होता है डायबेग। कॉपर से जो रोग होता है वो डायबेग होता है, उल्टा सूखा रोग, जिसमें जो पौधा या पेड़ होता है वो ऊपर से सूखना चालू होता है और सूखता सूखता नीचे आ जाता है। अगला सवाल है हमारा, सरसों उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? सरसों उत्पादन में राजस्थान में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है बताना है आपको। सरसों के उत्पादन में पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, बताइए जल्दी से। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। जिसने प्रथम जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो सरसों का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? पूरे भारत में सरसों का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है, सेवर भरतपुर में है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए खाद्य संसाधन, दूध उत्पादन, तिलहन उत्पादन या मछली उत्पादन, ए बी सी या डी, बताइए जल्दी से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड, फिर बताऊंगा ऑपरेशन फ्लड होता क्या है। जिसने बी जवाब दिया है दूध उत्पादन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो ऑपरेशन फ्लड है वो क्या है? दूध उत्पादन से संबंधित है। और ऑपरेशन फ्लड का मतलब ये था कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के लगभग 18-20 साल बाद में जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ने लगी तो दूध की कमी होने लगी। तो उस दौरान हमारे जो कृषि वैज्ञानिक थे और जो हमारे दूसरे वैज्ञानिक थे पशुपालन विभाग से संबंध रखने वाले, उन्होंने क्या किया, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई नई नस्लों का संकरण कराया और उनको गाँव में वितरित किया गया। फिर इससे जो दूध का उत्पादन था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया। और ये जो समय था वो था 1970-71 का। ये जो समय था 1970-71 का था। और उस समय ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर समय पूछ लें तो 1971, ये 3 चरणों में था। पहला चरण 1970-71 का था। अगला सवाल है हमारा, सबसे ज़्यादा आनुवंशिक शुद्धता कौन से बीजों में होती है? देखो जो बीज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, आधार बीज, प्रमाणित बीज, मूल केंद्रक बीज, पंजीकृत बीज, अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया जो आनुवंशिक रूप से जो शुद्ध बीज होता है वो कौन सा होता है? प्रमाणित बीज, दूसरा आधार बीज, तीसरा मूल केंद्रक बीज और चौथा डी वाला है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए जल्दी से ए बी सी डी कौन सा होगा? ए बी सी या डी। जिसने डी जवाब दिया है उनका गलत है। जिसने जवाब सी दिया है मूल केंद्रक बीज, उनका सही जवाब है। क्या है उनका सही जवाब है? सबसे ज़्यादा जो आनुवंशिक शुद्धता होती है वो कौन से बीजों में होती है? मूल केंद्रक बीजों में होती है। तो सबसे ज़्यादा आनुवंशिक शुद्धता आप समझ गए होंगे किस में होगी? मूल केंद्रक बीजों में होगी। और जो सबसे अंत का बीज होता है वो कौन सा होता है? प्रमाणित बीज होता है। और किसानों को खेती करने के लिए या जो बाजार से हम बीज खरीदते हैं वो कौन सा बीज होता है? वो प्रमाणित बीज ही होता है। कौन सा होता है? प्रमाणित बीज ही होता है। और प्रमाणित बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? नीले रंग का टैग लगा होता है। जेट में पूछा जाता है, आईसीआर में पूछा जाता है, सुपरवाइजर में पूछा जाता है, बीएचयू में पूछा जाता है। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एक बार। प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो। अगला सवाल है हमारा, आलू की सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए क्या काम में लिया जाता है? सुषुप्तावस्था का मतलब होता है कि आलू उस अवस्था में पहुंच जाता है कि उसको आप कितना भी मिट्टी में डालो या कितना भी आप उसमें पानी दो वो नहीं उगेगा, क्योंकि वो उसकी सुषुप्तावस्था में है। अभी उसके जो अंदर का भ्रूण है वो सुषुप्तावस्था में चला गया, डोरमेंसी में, यानी कि वो सो रहा है। तो अब उसको सोने से जगाने के लिए क्या करेंगे? हम एक रसायन से उपचारित करेंगे। उस रसायन का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए थायोयूरिया, ऑप्शन बी NaA, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, तीसरा है साइटोकाइनिन और चौथा है H2SO4। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको, और अम्ल का राजा भी
या रसायनों का राजा भी इसको बोला जाता है। अब इसका आंसर क्या होगा? जिसने ऑप्शन ए थायोयूरिया दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो आलू की सुसुप्तावस्था को तोड़ा जाता है वो किससे तोड़ा जाता है? थायोयूरिया से तोड़ा जाता है। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये जो सवाल है ये अभी हाल ही में जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ है, जिसको जो अभी ज्वाइनिंग भी नहीं मिली है उनको, उस एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया था कि आलू की सुषुप्ता अवस्था को तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा थायोयूरिया। अब एक बात और बता देता हूँ कि सर आप हमेशा कहते हो कि ये सुपरवाइज़र में आया, ये जेट में आया, ये आईसीआर में आया, तो मैं बिल्कुल फैक्ट कहता हूँ आपको। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप कोई सा भी जो आपके आसपास कोई लोग रहते होंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जिसने एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसमें जाके आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, बिल्कुल मिल जाएगा आपको बाकायदा। अगर नहीं मिले तो आके इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसको भले ही सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करना या मत करना, लेकिन जो दूसरा चैनल है इसका इंपीरियल एग्रो क्लासेस, उसमें जाके आप जो चाहो वो कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना, जो भी कर देना, लेकिन बिल्कुल मैं जो जानकारी दे रहा हूँ बिल्कुल सही दे रहा हूँ। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किसकी खेती होती है? ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किसकी खेती होती है? ऑप्शन ए फूलों की, ऑप्शन बी सब्जियों की, ऑप्शन सी फलों की और ऑप्शन डी अंगूर की। बताइए जल्दी से, ओलेरी कल्चर के अंदर किसकी खेती होती है? बताना है आपको। ए बी सी डी। जिसने बी वाला जवाब दिया है सब्जियों की, बिल्कुल सही जवाब है। जो ओलेरी कल्चर होता है वो क्या होता है? सब्जियों का उत्पादन या सब्जियों की खेती करना ओलेरी कल्चर कहलाता है। अगला सवाल है हमारा, गुलदाउदी में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए जल्दी से, गुलदाउदी में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? गुलदाउदी क्या होती है? एक प्रकार का पौधा होता है, जो फूल वाला पौधा होता है और उस पर फूल लगते हैं। ऑप्शन ए बीज द्वारा, ऑप्शन बी कृंतन द्वारा, ऑप्शन सी कलिकाएं द्वारा और ऑप्शन डी कलम द्वारा। अब बताना है आपको गुलदाउदी में प्रवर्धन किसके द्वारा होगा। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और फटाक से बताइए। जिसने कलम जवाब दिया है बिल्कुल सही है, डी वाला। और जिसने जवाब नहीं दिया है, जिनके गलत जवाब हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था, तो कलम द्वारा होता है। गुलदाउदी में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? कलम के द्वारा होता है। कलम यानी कि जो उसकी छोटी सी डंडी होती है, पतला सा तना, पेंसिल के आकार की साइज का जो लकड़ी की डंडी होती है उसको हम कलम या कलम कहते हैं उसको, या बड कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान से निम्न में से कौन से फल का निर्यात किया जाता है? निर्यात का मतलब बाहर भेजना होता है और आयात का मतलब आना या मंगाना होता है। तो निर्यात आयात का मतलब समझ गए होंगे आप। तो अब निर्यात का मतलब है हम राजस्थान से कौन से फल को बाहर भेजते हैं, दूसरे स्टेट में, दूसरे देश में। अंगूर भेजते हैं, खजूर भेजते हैं, किन्नू भेजते हैं या बेर भेजते हैं? ए बी सी या डी, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25, अंगूर, खजूर, किन्नू या बेर। राजस्थान से निम्न में से कौन से फल का निर्यात किया जाता है? जिसने जवाब दिया है डी वाला बेर, गलत जवाब है आपका। और जिसने जवाब दिया है बी वाला खजूर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो खजूर है वो व्यापक स्तर पर उसकी खेती कहाँ की जा रही है? जैसलमेर, बीकानेर और ये गंगानगर के जो आसपास के क्षेत्र हैं, थोड़े मैदानी और रेतीले क्षेत्र हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर खजूर पर अभी बड़ी संख्या में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। और खजूर को आगामी दिनों में बहुत बड़े स्तर पर इसको लॉन्च करने की या इसको बड़े स्तर पर इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसी पर अनुसंधान चल रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाता है ये सवाल तो इसका आंसर होगा खजूर। अगर खजूर अनुसंधान केंद्र पूछ ले आपसे, तो खजूर अनुसंधान केंद्र आप सब लोग जानते हो कहाँ पर है? कहाँ पर है? बीकानेर में है, ठीक है। तो खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। अगला सवाल है हमारा 26 नंबर, जालोर सीडलेस किसकी किस्म है? जालोर एक जिला है जिसको ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और सीडलेस यानी बीज रहित किस्म किसकी है? तो जालोर बीज रहित किस्म भी पूछ सकता है वो। तो बताना है आपको, पपीते की है, अंगूर की है, अनार की है या फालसा की है? अब अंगूर में आप जानते हो बीज सही अवस्था में होता नहीं है, पपीते में बीज होता है और अनार में भी होता है और फालसा में भी होता है। बताइए जल्दी से, जालोर सीडलेस किसकी किस्म है? जिसने सी जवाब दिया है अनार, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो जालोर सीडलेस किस्म है वो किसकी है? अनार की है। और राजस्थान में खजूर के साथ साथ अनार की खेती भी बड़े स्तर पर की जाती है,
क्योंकि जो खजूर और अनार है ये मुख्य रूप से कौन से फ्रूट हैं, ये मुख्य रूप से ऐसे फ्रूट हैं जो लगभग रेगिस्तानी और शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, परंतु अगर इनकी गुणवत्ता की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा गुणवत्ता से भरे होते हैं। इसमें से जो अनार होता है उसमें बहुत पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं और ये खून बढ़ाने में बहुत मदद करता है, खून बढ़ाने में मदद करता है बहुत ज़्यादा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी फसल का उपयोग रेशा बनाने व खाने के तेल दोनों में किया जाता है। ऐसी फसल बतानी है आपको, कौन सी फसल है जो जिसका उपयोग रेशा बनाने व खाने के तेल दोनों में किया जाता है, बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कपास का तेल हम नहीं खाते हैं, तो कौन सी फसल है जिसका उपयोग रेशा बनाने में किया जाता है, तो सिर्फ इतना ही समझ सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को पूरा में प्रॉब्लम है। तो एक बार इसको हम डिस्कशन के लिए छोड़ देते हैं, मैं बाद में बता दूंगा इसका पूरे का जो क्या जवाब होगा वो बता दूंगा मैं बाद में, क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन गलत हैं, कुछ क्वेश्चन को भी अलग तरीके से पूछा है। अगला सवाल है हमारा, मुर्गियों को विटामिन ए की पूर्ति किससे होती है। मुर्गियों को विटामिन ए की आपूर्ति बतानी है, किससे होगी, हरा चारा, मक्का, चावल का भूसा या उपरोक्त सभी, बताइए जल्दी से। जो 27वां क्वेश्चन है उसको छोड़ दीजिए एक बार, एक क्वेश्चन से आप नहीं अटक रहे हो, उसका जवाब बाद में दे दिया जाएगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक है, ऑप्शन में भी मिस्टेक है। मुर्गियों को विटामिन ए की आपूर्ति कैसे होती है, हरा चारा भी, मक्का भी और चावल की भूसी भी, इसमें सब में विटामिन ए पाया जाता है। तो मुर्गियों को जो विटामिन ए की पूर्ति करनी है तो इसको ये तीनों चीज़ें खिलानी चाहिए, उपरोक्त सभी आंसर होगा। अगला सवाल है, जिस दूध में वसा नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। टोन्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क, पास्चुराइज्ड और स्टैंडर्ड मिल्क, बताइए जल्दी से। जिस दूध में वसा नहीं होती उसे क्या कहेंगे, ए, बी, सी या डी। फिर इसकी एक कहानी बताएंगे आपको, छोटी सी 10 शब्दों की कहानी। जिसने जवाब दिया है टोन्ड मिल्क गलत होगा, पास्चुराइज भी गलत होगा, जिसने स्किम्ड मिल्क जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो स्किम्ड मिल्क है वो क्या होगा, 29वें सवाल में स्किम्ड मिल्क आंसर होगा। अब देखो, जब आप कभी भी आपने देखा होगा, आप दूध की थैली खरीदने जाते हो, दूध का पैकेट खरीदने जाते हो आप, तो 20 का 25 का जो भी आप खरीदते हो, तो उस पर एक विशेष प्रकार की 3-4 शब्द होते हैं, उसमें से एक शब्द तो ये होता है पास्चुराइज्ड, फिर उसके बाद में नीचे लिखा होता है टोन्ड मिल्क या डबल टोन्ड मिल्क, ऐसा लिखा होता है। और ये आप वो कुछ ज़्यादा महंगी खरीदते हो तो उस पर ये पास्चुराइज्ड तो लिखा होगा लेकिन टोन्ड मिल्क नहीं लिखा होगा या कुछ दूसरा शब्द लिखा होगा, तो ये दोनों होते हैं। और ये स्टैंडर्ड मिल्क का कोई प्रकार नहीं होता है। और बचा स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क क्या होता है, जिसमें वसा नहीं होती है, उसकी पूरी वसा को क्या कर लेते हैं, मशीन के द्वारा उसको निकाल लिया जाता है, फिर उस वसा से घी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। तो अगला इसका आंसर हो जाएगा स्किम्ड मिल्क। अगला सवाल है, गोबर की खाद है, बताना है आपको गोबर की खाद क्या है, अकार्बनिक खाद, कार्बनिक खाद, संकेंद्रित खाद या स्थूल कार्बनिक खाद, बताइए जल्दी से। जिसने डी जवाब दिया है स्थूल कार्बनिक खाद, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो गोबर की खाद होती है वो स्थूल कार्बनिक खाद कहलाती है। गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद और जितनी भी खाद हैं, गोबर की खाद मैं बता देता हूँ कौन कौन सी है। देखो, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सारी कौन सी होगी, ये तीनों जो खादें हैं वो कौन सी होगी, स्थूल कार्बनिक खाद होगी। फिर इसके अलावा जो दूसरी होती है सांद्र कार्बनिक खादें, उसमें होती है मूंगफली की खली और महुआ की खली और नीम की खली, वो सारी सांद्र कार्बनिक खादें होती हैं और ये स्थूल कार्बनिक खादें होती हैं। बिल्कुल जानकारी आपको सही प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगला हमारा सवाल है, देखिए कौन सा है, उकटा रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है। उकटा रोग किसके द्वारा फैलता है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फफूंद द्वारा, ऑप्शन सी विषाणु वायरस द्वारा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, जो उकटा रोग है वो किससे फैलता है, उकटा रोग कौन सा है, किससे फैलता है, बताइए जल्दी, ए, बी, सी या डी। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला, फफूंद द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो उकटा रोग फैलता है वो किससे फैलता है, फफूंद द्वारा फैलता है। फफूंद को फंजाई भी हम कहते हैं, फफूंद को क्या कहते हैं हम, फंजाई भी कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, एंडोल ब्यूटारिक एसिड क्या है, एंडोल ब्यूटारिक एसिड, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है IBA। एंडोल ब्यूटारिक एसिड या IBA किस तरह का हार्मोन है, किस तरह का हार्मोन है, बताइए जल्दी से। तना बढ़ाने वाला हार्मोन है
या फिर जड़ निकालने वाला हार्मोन है, कौन सा है बताना है आपको। जल्दी से बताइए। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन। एंडोल ब्यूटारिक एसिड बता देता हूं मैं, ऑप्शन बी वाला होगा जड़ निकालने के लिए। एंडोल ब्यूटारिक एसिड का उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी भी छोटे पौधे को या किसी भी पौधे की कलम को उससे उपचारित करते हैं। किससे? एंडोल ब्यूटारिक एसिड से हम उपचारित करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जड़ निकालने में आसान रहता है, जड़ों को जल्दी से विकसित कर देता है। अब एक चीज़ बता देता हूँ आपको, देखो प्लीज़ एग्री बाई मनोज सर चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है, तो प्लीज़ आप हमारी लाइव क्लास में रोज़ आते हो, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाया करें, कमेंट भी करके जाया करें। जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो लाइव चैट बॉक्स में नहीं, जो ओरिजिनल कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी जो क्लास है वो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ नहीं बताना है आपको, लाइव चैट बॉक्स में नहीं बताना है आपको, लाइव क्लास ख़त्म होने के बाद बताना है आपको। और चैनल को अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये बहुत अच्छा स्टडी चैनल है एग्रीकल्चर का, और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज यहाँ पर मिलती है। और इसी का एक चैनल और है जिसका नाम है इम्पीरियल एग्रो क्लासेस। अगर आप नए हो तो उस चैनल को जाके भी सब्सक्राइब करिए, उस चैनल को जाके भी सब्सक्राइब करिएगा आप। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वहाँ आपको लिंक नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसका जो ये यहाँ पर एक फ़ोटो शो हो रहा है उस फोटो पर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार की एक फ़ोटो दिखेगी आपको, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा जाना है यूट्यूब सर्च बार में इम्पीरियल एग्रो क्लासेस डालना है। वहाँ पर आपको सीधा बिल्कुल सबसे जो ऊपर आएगा चैनल वो हमारा ही चैनल होगा। वहाँ पर डेली जीव विज्ञान की और रसायन विज्ञान की और कृषि विज्ञान की लाइव टेस्ट सीरीज और क्लासेस चलती हैं, तो उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करिए आप। और 27 तारीख को जो रसायन विज्ञान की शाम को 8:30 बजे क्लास होने वाली है उसका हिस्सा बनिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। तो ये एक जानकारी आपको देनी थी। प्लीज़ लाइक उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से जेली का प्रमुख घटक कौन सा है? जेली का प्रमुख घटक बताना है, जेली का वो घटक बताना है जो जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी पेक्टिन, सी नींबू का सत, या डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, जेली का प्रमुख घटक कौन सा होगा? पानी, पेक्टिन, नींबू का सत या कोई नहीं। जिसने बी जवाब दिया है पेक्टिन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सारे स्टूडेंट अच्छे हैं और सबकी तैयारी अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि सब लगभग सही जवाब दे रहे हैं और सारे स्टूडेंट बिल्कुल सिंसियर है, कंटिन्यू आते हैं लाइव क्लास में। उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहते हैं, हमें सुनते हैं, उसके लिए दिल से आपका सभी का धन्यवाद। अगला सवाल है हमारा, मैंगो माल फॉर्मेशन निम्न में से क्या है? मैंगो माल फॉर्मेशन बताना है आपको क्या है। एक रोग है, एक कीड़ा है, एक व्याधि है, या कोई नहीं। बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है रोग, बिल्कुल गलत है आपका जवाब, और जिसने जवाब दिया है क्रियात्मक व्याधि, बिल्कुल सही जवाब है। देखो, जो पशुओं में जो समस्याएं पैदा होती है वो 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी होती है? एक समस्या ये होती है जिसमें पशु को कोई रोग लग जाता है। वो रोग किससे लगेगा? वो रोग लगेगा जीवाणु से, बैक्टीरिया से, या फिर कवक से, किसी से भी लग सकता है। और एक समस्या होती है जिसमें पौधों को क्या लग जाता है? कीट लग जाता है, और कीट क्या करता है? फसल को खा जाता है। और इन दोनों के अलावा एक समस्या और होती है जो होती है क्रियात्मक व्याधि। अब ये कैसे उत्पन्न होती है? जो क्रियात्मक व्याधि होती है वो हमेशा उत्पन्न होगी किसी न किसी पोषक तत्व की कमी से। किसी न किसी पोषक तत्व की जब कमी होगी, या फिर कोई ऐसी वातावरणीय स्थिति बन जाएगी जो उस पौधे के लिए सूटेबल नहीं रहेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्रियात्मक व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। उस समय में क्या होगा? क्रियात्मक व्याधि उत्पन्न हो जाएगी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोला जाता है। तो जो मैंगो मालफॉर्मेशन है वो आम की एक क्रियात्मक व्याधि है। क्या है? आम की एक क्रियात्मक व्याधि है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, जालोर बेदाना, जालोर बेदाना किस्म निम्न में से किस फल की है? अब मैंने पहले बताया था जालोर सीडलेस, फिर मैंने बताया था जालोर बीज रहित या बेदाना, एक ही बात है। तो जालोर बेदाना, जालोर बीज रहित या जालोर सीडलेस, तीनों एक ही किस्में हैं। बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा? आम, बेर, अनार या आंवला। आम, बेर, अनार या आंवला।
हो सकता है मैं थोड़ी ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो थोड़ी क्षमा चाहूँगा। जिसने जवाब दिया है अनार, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो जालोर सीडलेस किस्म है वो किसकी है? अनार की किस्म मानी जाती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बेर का प्रमुख हानिकारक कीट है? निम्न में से कौन सा बेर का प्रमुख हानिकारक कीट है? सुपरवाइजर में पूछा गया सवाल है, बाकायदा सुपरवाइजर में इस सवाल को पूछा गया था, अभी नहीं, इससे पहले वाले एग्जाम में। एफिड, थ्रिप्स, फल मक्खी या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से जवाब दीजिए, ए, बी, सी या डी। आपको पूरा जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख दिया करें, या ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ऑप्शन से काम चल जाएगा। तो जिसने जवाब दिया है फल मक्खी, सी वाला, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो बेर होता है उसका हानिकारक रोग कौन सा होगा? फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। अगला हमारा जो सवाल है वो सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्या है सवाल है, शुष्क क्षेत्रों में बेर के वृक्षों की कटाई छटाई, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रूनिंग, कटाई छटाई को क्या बोलते हैं? प्रूनिंग, किस महीने में की जाती है? फिर कटाई छटाई भी बताऊंगा क्या होता है। तो शुष्क क्षेत्रों में बेर के वृक्षों की कटाई छटाई कब करते हैं? जुलाई में, दिसंबर में, सितंबर में या अप्रैल मई में? बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी। और ये बेर का जो ये कटाई छटाई या प्रूनिंग वाला ये जो सवाल है ना, ये टेक्निकल सवाल है, बहुत ही खतरनाक सवाल है ये। क्यों है? क्योंकि कहीं पर तो इसको अप्रैल दे रखा है प्रॉपर, कहीं इसको मई का फर्स्ट वीक दे रखा है, कहीं इसको अप्रैल का लास्ट वीक दे रखा है, तो कहीं इसको अप्रैल मई दे रखा है, तो कहीं इसको सिर्फ मई दे रखा है। तो इसका ये सवाल, इस बेर से ये सवाल बार बार पूछा जाता है। जिसने जवाब दिया है डी वाला, अप्रैल मई, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो बेर की कटाई छटाई की जाती है वो कब की जाती है? वो की जाती है अप्रैल मई में। कब? अप्रैल मई में की जाती है। अब क्यों करते हैं? देखो, कटाई छटाई का मतलब ये होता है, एक तो जैसे ही हम कटाई छटाई करते हैं पेड़ में, तो कटाई छटाई करने से क्या होती है? नई शाखाएं निकलती है, नई शाखाएं निकलती है, और पुरानी शाखाओं को हम काट देते हैं, नई शाखाएं निकलती हैं, तो नई शाखाओं पर नए प्रकार के फूल बनेंगे, और नए प्रकार के फूल बनेंगे तो फल भी नए बनेंगे और अधिक मात्रा में बनेंगे। इसलिए हमारा जो मकसद होता है वो कटाई छटाई करने का यही होता है कि ज़्यादा मात्रा में शाखाएं निकले और फूल बने और फल हमें उत्पादन अच्छा प्राप्त हो। तो समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल है, सर्वाधिक वसा की मात्रा किसके दूध में होती है? सर्वाधिक वसा की मात्रा किसके दूध में होती है? बताइए जल्दी से। मुर्रा भैंस में, भदावरी भैंस में, हरियाणा गाय में या साहिवाल गाय में? बताइए जल्दी से, फिर और जानकारी देंगे आपको बहुत अच्छी। मुर्रा, भदावरी, साहिवाल या हरियाणा? सर्वाधिक वसा, जिसने जवाब दिया है सर्वाधिक वसा की मात्रा मुर्रा भैंस में होती है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखो, मुर्रा भैंस में सर्वाधिक वसा की नहीं, क्वेश्चन थोड़ा घूम गया है। सर्वाधिक वसा की मात्रा भदावरी भैंस में होती है, सर्वाधिक वसा की मात्रा भदावरी भैंस में होती है, और सबसे ज़्यादा जो दूध उत्पादन होता है वो मुर्रा भैंस का होता है। मैं थोड़ा जल्दी में फ्लो में थोड़ा मिसगाइड हो गया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन तो होगा मुर्रा भैंस का। और पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो दूध होता है उसमें वसा की मात्रा किस भैंस के दूध में होती है, तो भदावरी भैंस के दूध में क्या होती है? सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा होती है। फिर एक सवाल और है, जो सबसे ज़्यादा दूध मीठा लगता है, क्योंकि कच्चा दूध पी के देखना आपको, कभी हल्का मीठा लगेगा वो। तो वो हल्का मीठा क्यों लगता है? वो हल्का मीठा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें ग्लूकोज पाया जाता है। अब आप कहोगे सर ग्लूकोज तो हमने कभी सुना ही नहीं। ग्लूकोज आपने इसलिए नहीं सुना क्योंकि जो दूध का कार्बोहाइड्रेट होता है वो ही ग्लूकोज होता है। दूध का जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ही ग्लूकोज होता है। जिस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा उसमें ग्लूकोज पाया जाएगा। अब मतलब उस चीज़ में ग्लूकोज होगी या शर्करा होगी। अब वो शर्करा ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, माल्टोज है या लैक्टोज है, वो अलग अलग पर डिपेंड करता है। तो जो दूध का जो ग्लूकोज होता है या दूध की जो शर्करा होती है वो होती है लैक्टोज। क्या होती है? दूध की जो शर्करा होती है वो लैक्टोज होती है, और उसी लैक्टोज के कारण दूध क्या लगता है? मीठा लगता है। कार्बोहाइड्रेट भी वही होता है, और उसी के कारण क्या होता है? दूध मीठा लगता है। कच्चा दूध मीठा लगेगा हमेशा, क्योंकि फिर गर्म करते हैं तो वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, फिर लगना कम हो जाता है वो। अगला सवाल है हमारा, मुर्गी के शरीर का औसत तापमान होता है। मुर्गी के शरीर का औसत तापमान बताना है आपको। लाइव चैट बॉक्स में 1 2 3 4 या ABCD जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जब मैं धीरे पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट बोलते हैं सर तेज, जब मैं तेज पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट बोलते हैं धीरे। तो मीडियम स्पीड करनी पड़ेगी अब, चलो वो भी कर देंगे। तो जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला,
बिल्कुल सही जवाब है। मुर्गी के शरीर का औसत तापमान कितना होगा? मुर्गी शरीर का औसत तापमान होगा 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक दिन एक क्लास में आपको बताएंगे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड को कैसे चेंज करते हैं, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड को कैसे चेंज करते हैं ये भी बताएंगे आपको, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ जो नेक्स्ट सवाल है उससे पहले